Hello everyone, welcome you all to Academy. Today I Priyal Patel is going to tell you how to become a bank aspirant. So let's begin. First of all, अगर आपको बैंक की जॉब चाहिए तो पता होना चाहिए कि बैंक्स कितने तरीके से होते हैं, मतलब क्या। तो मैं आपको सबसे पहले गाइड करूँगी कि बैंक्स होते क्या हैं एंड उसके आगे क्या एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, कौन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इसके बाद पोस्ट क्या मिलती हैं, पोस्ट के बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है एंड सो ऑन। नाउ अब ये बैंकिंग का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं ऐप एंड वेबसाइट पे। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही कम प्राइजेस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, IAS सारों की प्रिपरेशन घर बैठे बैठे कर सकते हैं विद अ मिनिमम अफोर्डेबल प्राइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक बार क्वेश्चन स्ट्राइक होना चाहिए, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया। मतलब इंडिया में कौन से मेन बैंक्स जो हमें मिलते हैं, मीन्स जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। मेनली हम दो तरीके के बैंक्स को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है, एंड सेकेंड होता है कमर्शियल बैंक विच आर रन बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट बॉडीज। नाउ RBI stands for Reserve Bank of India, which was established in 1935. RBI 1935 में स्टैब्लिश हुआ एंड इसकी सेंट्रल ब्रांच है मुंबई में। RBI के मेन फंक्शंस होते हैं, इट्स नोन एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बैंक ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शन ऑफ RBI, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ RBI समझेंगे हम कि RBI का फंक्शन क्या होता है। RBI एज अ गवर्नमेंट बॉडी एक्ट करता है, इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये मॉनेटरी मैनेजर रहता है, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजर रहता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, करेंसी मैनेज करता है, पेमेंट सिस्टम मैनेज करता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बैंकर्स ऑफ द बैंक बोला जाता है। मीन्स ये सारे ही फंक्शन RBI के द्वारा किए जाते हैं। फर्दर कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं। पब्लिक से डीलिंग्स मीन्स अगर हमारे पास सेविंग्स हैं तो हम सेविंग एज अ सेविंग कमर्शियल बैंक्स जाते हैं, और या फिर टू टेक लोन, मतलब हमें अगर घर के लिए, गाड़ी के लिए, अन्यथा बाकी चीज़ों के लिए भी अगर लोन लगता है तो हम कमर्शियल बैंक्स ही जाते हैं, ना कि RBI जाते हैं। बिकॉज RBI में हम डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। RBI किससे डील करता है? RBI करता है बैंक से डील्स। कमर्शियल बैंक डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है, पब्लिक की सेविंग्स सारी कमर्शियल बैंक्स में जाती हैं, प्लस अगर पब्लिक को लोन चाहिए रहता है तो भी वो कमर्शियल बैंक्स से लोन लेता है। नाउ व्हाट आर द कमर्शियल्स बैंक? कमर्शियल्स बैंक क्या होते हैं? अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, मतलब जो डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करता है? पब्लिक से। और क्या करता है? एंड गिव लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट। और वो क्या करता है? एक तो क्या डिपॉजिट लेता है पब्लिक से, दूसरा क्या करता है? लोन देता है। किसको लोन देता है? पब्लिक को ही। इससे उसका ही मेन प्रॉफिट जनरेट होता है। इंडिया में मेनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनके नेम SBI, यूनियन बैंक, ओवरसीज बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब सिंध बैंक. Now come to private sector bank. Private sector bank which is not run by the government of India. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक्स, कोटक बैंक, ICICI बैंक एंड सो ऑन. नाउ कम टू द मेन पॉइंट. सिलेक्शन कैसे होता है? व्हाट इज द मेन प्रोसीजर टू बी सिलेक्टेड इन अ बैंक एग्जाम? बैंक एग्जाम दो तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। दो बॉडीज बैंक के एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक होता है IBPS, दूसरा होता है SBI. IBPS के अंडर काफ़ी सारे बैंक की रिक्रूटमेंट रहती है, बट SBI अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। कैसे कराता है? लेट्स सी. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन स्टैंड्स फॉर IBPS. IBPS के 4 पोस्ट रहते हैं, मीन्स 4 तरीके से आप जॉब एक्वायर करते हैं IBPS में विल इन डिफरेंट बैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज अ बैंक क्लर्क रिक्रूट हो सकते हैं. सेकेंड,
आप एज अ बैंक पीओ रिक्रूट हो सकते हैं। थर्ड, आप आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूट हो सकते हैं, या फिर फोर्थ आरआरबी ऑफिसर रिक्रूट होंगे। हम मेनली इन दो पे फोकस करके आगे मूव करेंगे। प्रमोशंस भी क्या होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इन केस आप एज अ क्लर्क रिक्रूट होते हैं, देन आपको डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, सारे ही पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे, एज अ काउंटर में सर्व करना पड़ेगा एंड अदर पब्लिक डीलिंग्स। इन केस आप एज अ बैंक पीओ रिक्रूट होते हैं विच मीन एज अ प्रोविजनल ऑफिसर, देन 2 साल बाद आपका प्रमोशन होगा एज एन असिस्टेंट मैनेजर, देन फर्दर आपके प्रमोशन एज एन डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर होगा। एज एन क्लर्क आपका प्रमोशन डायरेक्टली किस में होगा, एज अ पीओ में होगा। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सबसे पहले पोस्ट क्या रहेगी, अगर आप एज ए पीओ के लिए रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं, एज अ पीओ के लिए जॉब प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। क्लर्क के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, इसमें भी आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, एज एन आप अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको 3 इयर्स का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी में है तो 10 इयर्स का, एससी एसटी में है तो 5 इयर्स का। इन शॉर्ट, ओबीसीज की एज लिमिट हो जाएगी 20 से 33 इयर्स, पीडब्ल्यूडी की हो जाएगी 20 से 40 इयर्स, एससी एसटी की हो जाएगी 20 से 35 इयर्स। एंड द थिंग इज, क्लर्क के लिए एज लिमिट 2 इयर्स कम हो जाती है, मतलब 2 साल कम हो जाती है। बाकी एज रिलैक्सेशन ये वाला सेम रहता है यहाँ पे भी। नेक्स्ट, एग्जाम किन किन स्टेजों में कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जाम पीओ के 3 स्टेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। बट क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, इसमें बस प्रीलिम्स एंड मेंस होता है। जैसे 3 सेक्शंस में टेस्ट कंडक्ट होगा आपका। 3 सेक्शन में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, मैक्सिमम आप 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनके मैक्सिमम मार्क्स आपको अलॉट होते हैं 30 मार्क्स। एंड आपको ड्यूरेशन कितनी मिलती है इंग्लिश के सेक्शन के लिए, 20 मिनट्स। सिमिलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं आपको 35 एंड ड्यूरेशन रहता है 20 मिनट्स। रीजनिंग में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं 35 एंड जिनके मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड होते हैं 35 एंड इसमें भी ड्यूरेशन सेम 20 मिनट्स रहता है। इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेंड करने रहते हैं प्रीलिम्स में 100, मार्क्स टोटल रहते हैं 100 एंड ड्यूरेशन रहती है 60 मिनट्स विच मीन्स 1 आवर। मेन सिलेबस ऑफ पीओ, मेन सिलेबस पीओ एंड क्लर्क का डिफरेंट होता है। पीओ का सिलेबस होता है, पीओ में 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमिकल बैंकिंग अवेयरनेस। रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चंस रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स। मीडियम रहता है इंग्लिश या फिर हिंदी, मीन्स आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी, आप उसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। देन होता है टोटल टाइम अलॉटेड होता है रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। देन इंग्लिश में रहता है आपको 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड होते हैं 40 मार्क्स, बट इंग्लिश का है सेक्शन इसलिए बस इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है एंड टाइम अलॉटेड होता है 40 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपको 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी 45 मिनट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इतने ही मिलते हैं। जनरल इकोनॉमिकल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 40, मीडियम इज इंग्लिश एंड हिंदी, टाइम अलॉटेड 35 मिनट्स। इन टोटल आपको टोटल क्वेश्चंस जो आपको अवेलेबल होते हैं वो 155, आप 155 में से कितने अटेम्प्ट करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200 में से आपको कितने मार्क्स आते हैं उस बेस पे, एंड टोटल टाइम मिलता है 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मीन्स व्हाट, 3 आवर्स। ओके, फर्स्ट पार्ट ओवर होता है मेंस एग्जाम का, देन आता है सेकेंड पार्ट, वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज।
जिसमें आपको लेटर एंड ऐसे रहता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं और 25 मार्क्स के रहते हैं। प्लेन मीडियम रहता है इंग्लिश एंड टाइम रहता है 30 मिनट्स। मेन सिलेबस फॉर क्लर्क। अब क्लर्क का सिलेबस पीओ के सिलेबस से डिफरेंट रहता है। पीओ जो रहता है, पीओ में डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहते हैं, बट क्लर्क की मेन में आपको बस ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस मिलते हैं। सेक्शन डिवाइड रहते हैं 4, जिन सेक्शनों में सबसे पहला सेक्शन होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं एंड 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। सेकेंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन इज 35 मिनट्स। थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच मीन मैथ्स, जिसमें होता है आपके 50 मार्क्स। थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपके होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 50 एंड टाइम ड्यूरेशन मिलता है आपको 45 मिनट्स। फोर्थ होता है आपका जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं 50, मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 50 एंड ड्यूरेशन रहती है 35 मिनट्स। इन टोटल आपको टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, मींस आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो है 190। उनमें से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहते हैं 200 एंड आपको टोटल ड्यूरेशन मिलता है कितना 160 मिनट्स विच मीन 1 आवर एंड 40 मिनट्स एंड आपको ड्यूरेशन मिलता है 160 मिनट विच मीन 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको डिटेल सिलेबस ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मेनली रीजनिंग में हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन एंड रैंकिंग, टेबुलेशन, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन एंड पजल विच आर फॉर्म बाय बॉक्स बेस्ड एंड स्टाक, मतलब पजल्स हमें 2 फॉर्म में मिलती हैं। नेक्स्ट रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हम परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पीएनसी, सीक्वेंस इन सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम इन डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्क इन टाइम, नंबर सिस्टम एंड मेजरमेंट्स विच मीन्स ज्योमेट्री। नेक्स्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बलिंग, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन। मेंस में कुछ फर्दर मोर सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, जिसमें होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग, इकोनॉमिकल अवेयरनेस। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपके होते हैं ग्राफ, टेबुलर, पाई, लाइन, बार इन फॉर्म में। पीएनसी विच मीन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिसिंग केस, डीआई, केसलेट, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको आता है मेमोरी, कंप्यूटर एब्रिवेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, टर्मिनोलॉजीज, इंटरनेट, कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको आता है मेनली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड बैंकिंग हिस्ट्री ऑल। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैंक विच मीन बैंक जॉब विच इज़ सैलरी स्ट्रक्चर, जिसको देख के हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारी सैलरी आती है। तो सबसे पहले क्लर्क की सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। न्यू बेसिक पे फॉर क्लर्क एंड सब स्टाफ। अकॉर्डिंग टू 11th बैंक बिपार्टाइज सेटलमेंट, हमारा बेसिक वो बढ़ गया है 17,900, जिसमें आपको हर एक साल में 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, मतलब आपको हर साल 1,000 रुपीज़ बढ़ाए जाते हैं 3 साल तक। दिस 3 स्टैंड्स फॉर 3 years एंड दिस इज़ 1,000 रुपीज़ पर ईयर। बट अभी हम एज अ क्लर्क ग्रेजुएट्स को लेते हैं तो हमारे 2 साल का इंक्रीमेंट उसमें ऐड ऑन हो जाता है, मतलब उसमें 2,000 रुपये हमें इन एडिशन पहले ही साल मिल जाता है एज अ ज्वाइनिंग। तो हमारी सैलरी का बेसिक पे बन जाता है 19,900। ओके, एंड नेक्स्ट 1 year में हमारा फिर से 1,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट 3 years में आपका कंटिन्यूस इंक्रीमेंट रहेगा 1,230 का, उसके नेक्स्ट 4 years में 1,490 का एंड सो ऑन। ये होता है बेसिक पे। अब बेसिक पे के साथ आपको कुछ और चीज़ें इन एडिशन मिलती हैं एज अ बेनिफिशरीज में मिलता है आपको डियर इन अलाउंस, हाउस रेंट,
एंड मोर थिंग्स प्लस सो ऑन, जिसके बाद आपकी कुल मिला के सैलरी बन जाती है 30K अबव। नेक्स्ट आता है बैंक पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिक पे आपको 36,000 मिलता है, स्पेशल अलाउंस आपको 5,904 मिलता है, डियर अलाउंस दिस मिलता है, CCA मिलता है 1400, लर्निंग अलाउंस 600, DA अलाउंस 1552.5, HRA 3,240। ग्रॉस सैलरी आपकी कुल मिला के टोटल बैठती है 57,289.70, जिसके बाद आपका कुछ डिडक्शन होता है एंड एट द एंड आपको नेट सैलरी मिलती है 52,630.308। नाउ व्हाट आर द मेन डू एंड डोंट्स टू बिकम एन बैंक एस्पिरेंट। तो मेन डूज रहते हैं, वर्क ऑन इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड, हमको हमारी स्पीड मेनली बढ़ानी रहती है टू क्रैक एनी बैंक एग्जाम। मेक अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल, मतलब हमें एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल फॉर्म करना चाहिए, उसके मुताबिक हमें पढ़ाई करनी चाहिए। टेक द हेल्प ऑफ गुड स्टडी मटेरियल, मतलब हमें अच्छे स्टडी मटेरियल की हेल्प से ही पढ़ना चाहिए। अगर हम अच्छे स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तभी हम कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैप अप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मीन्स हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमें पैटर्न समझ में आता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है नाउअडेज, क्योंकि पैटर्न चेंज होते जाते हैं। और आता है प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम साइमल्टेनियस। मीन्स हमें बैठना नहीं चाहिए कि सबसे पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। सबसे पहले प्री का पढ़ेंगे, प्री में जैसी सिलेक्शन होगा तो मेंस का चालू कर देंगे पढ़ना, फिर मेंस में होगा तो फिर इंटरव्यू का चालू कर देंगे। नहीं, हमें सब कुछ साथ में पढ़ना चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंट रहें और पेपर क्रैक कर पाएँ। नेक्स्ट होता है चेक योर कंप्यूटर सिस्टम बिफोर बिगिनिंग द एग्ज़ाम। मतलब जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें अपना कंप्यूटर चेक कर लेना चाहिए कि भैया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चेक हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, हम कभी भी कीबोर्ड को टच नहीं करेंगे, हम हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड को ही यूज़ करेंगे। कहीं भी आप लैपटॉप पे छेड़खानी या फिर अपने PC पे छेड़खानी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो शायद बीच में रुक जाए और फिर आपका ऑब्जर्वर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो सिंपली बोल देगा इट्स नॉट माय प्रॉब्लम और इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि ये आपकी गलती है। नेक्स्ट क्या होगा, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे वो आपको केयरफुली रीड करने रहेंगे पेपर में कि कितना टाइम है, कब से कब का पेपर है। अब आते हैं डोंट्स। डोंट फॉरगेट टू कैरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, फ़ोटो, सिग्नेचर, एडमिट कार्ड एंड सो ऑन, जितना भी मेंशन होगा उसमें वो सब आपको लेके जाने हैं। डोंट यूज़ द कीबोर्ड, मैंने बता दिया है। डोंट इग्नोर योर वीकर एरियाज़, मतलब जिन एरियाज़ में आप अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में उनको इग्नोर नहीं करना, मतलब उनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, उनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तभी तो आप स्कोर करेंगे ना। वीक एरिया तो सबके बन जाएंगे तो आप छोड़ ही आएंगे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं अपने एरियाज़। डोंट रिमेन स्टक ऑन वन क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आपसे, सपोज आप क्वेश्चंस दे रहे हैं और किसी एक क्वेश्चन में आपको फीलिंग आ रही है ये बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना डिवोट कर दिया है, तो ये नहीं करना है। बैंक का पेपर में ऐसा नहीं किया जाता है। बैंक के पेपर में आपको, अगर आपको नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन विद इन सम मिनट और विद इन सम सेकेंड्स, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में स्विच कर जाना चाहिए। डू नॉट लीव GA फॉर द लास्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस को लास्ट के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए अगर आपसे बनती है तो, है ना। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हौच पौच होता है, बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर बन जाता है, तो आप जो सही क्वेश्चन GA में कर भी सकते हैं वो आप भूल जाते हैं वहाँ जाके। नेक्स्ट आता है डोंट पैनिक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम चालू हुआ, पैनिक होने लगे, मतलब आपका माइंड आधे से पैनिक स्टेट में चला गया। जिस माइंड को वर्क करना था पेपर सॉल्व करने, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन वो पैनिक मोड में चला गया, मतलब आपने अपने माइंड को कुछ और वर्क में लगा दिया, तो आपका ऑब्वियसली पेपर ख़राब होगा। डू नॉट गैस वर्क, डोंट डू गैस वर्क, मतलब क्वेश्चन अपने मन से टिक नहीं करने, अगर बन रहे हैं तो करो वरना छोड़ दो, आगे बढ़ो।
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है, 1/4 ऑफ द क्वेश्चन मार्क नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक एग्ज़ाम्स एंड इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम बैंक के पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।